सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। तो पिछले कुछ दिनों से हम व्याकरण की ये सीरीज कर रहे हैं। तो आज उसमें हमारी जो क्लास है वो समास के ऊपर है। पिछली पिछली क्लासेस में हमने संधि के बारे में पढ़ा था, जो 3 पार्ट में हमारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप उनको देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है समास। तो हम आज की कक्षा में शुरू करेंगे समास के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो जो आज का हमारा विषय है वो है समास। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समास होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी आप परिभाषा जान लें। समास क्या है? समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। क्या कह रहा है ये कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, यहाँ पर किसका मेल होगा? शब्दों का। शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने संक्षिप्त, जो उनका संक्षिप्त मेल होता है, यानी दो शब्द होंगे, एक शब्द प्लस दो शब्द इज इक्वल टू जो भी बनेगा उनका मेल होगा, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उदाहरण के रूप में देख लीजिए यहाँ पे, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र क्या कहलाता है? राजपुत्र। तो ये हो गया समास। वनों में वास, वनवास। वनवास हो गया ना, जैसे दो शब्दों का एक संक्षिप्त शब्द हो गया वनवास, वैसे ही राजा को पुत्र, इन दो दो शब्दों का संक्षिप्त शब्द हो गया राजपुत्र। वैसे ही गंगा और यमुना, गंगा यमुना मिलके बन गया गंगा यमुना। ये देखिए, समास में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। तो ये क्या आ गया आपका? समस्त पद। उसे अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब यानी कि जैसे देखो, वनवास, इसको जब हम अलग करेंगे, ठीक है, वन में वास, तो ये अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह। समास विग्रह। तो ये हुआ इसका अर्थ कि समास क्या होता है, समास में समस्त पद क्या होता है, और समास विग्रह क्या होता है। आगे चलते हैं हम। अब इसके भेद देख लेते हैं। समास के कितने भेद हैं ये याद रखेंगे आप। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समास मुख्य कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? पहला आ गया अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये है हमारे 6 प्रकार के समास। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा पहला प्रकार, जो है अव्ययी भाव समास। अब ये है हमारा अव्ययी भाव समास। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है हमें कि अव्ययी भाव समास विस्तार से जानते हैं। अव्ययी भाव समास, नाम से आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? अव्ययी भाव समास, अव्ययी, ठीक है, यानी कि अव्यय। और अव्यय शब्द क्या होते हैं हमने पीछे डिस्कस किया था। वैसे ही ये है अव्ययी भाव समास, यानी यहाँ पे कुछ अव्यय का काम होगा, अव्यय शब्दों का काम होगा। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद क्या है कि जिस समास में पहला पद जो लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार नहीं बदलता। अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है जो नहीं बदलता। नहीं बदलता किसके अनुसार? लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार नहीं बदलता। तो यहाँ भी ऐसे बोल रहा है कि जिस समास में पहला पद अव्यय, यानी जो लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार नहीं बदलता होता है, और पूरा समस्त पद भी अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। यानी कि पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। जहां भी आपको जिस भी शब्द में पहला पद अव्यय नजर आए तो वो होगा अव्ययी भाव समास। ये आप याद रखेंगे। पहचान देख लो, पहला पद प्रायः अव्यय होता है, ठीक है, विग्रह के अनुसार। ठीक है, प्रति, प्रति आएगा, भर आएगा, तक आएगा, सहित आदि शब्द आते हैं। ठीक है, विग्रह विग्रह में क्या आएंगे? के अनुसार आएगा, प्रति आएगा, भर आएगा, तक आएगा, और सहित आएगा। अब उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे आप। समस्त पद क्या होता है?
जो पूरा शब्द होता है, ठीक है, विग्रह क्या होगा, उनको अलग करने की प्रक्रिया। तो ये देखियो, यथाशक्ति। अब यहाँ पे यथा क्या है, पहला है, ठीक है, पहला शब्द है, ठीक है, तो ये क्या है, अव्यय है। ये लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता है, तो यानी यथाशक्ति। अब यथा लग रहा है तो आपको क्या लग रहा है, सीधा बोल देंगे, ये है अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। वैसे ही आ गया आपका यथासंभव, फिर यथा आया, ये क्या है, अव्यय है, तो ये क्या आ गया, संभव के अनुसार, यथा संभव। फिर प्रतिदिन आ गया। अब प्रति क्या है, प्रति भी एक क्या है, यहाँ पर देखो हमने क्या बोला कि विग्रह में प्रति भर्तक आदि शब्द आते हैं, ठीक है, तो प्रति भी क्या है, अव्यय है एक, ठीक है, प्रति क्या है, अव्यय है। अगर ये अव्यय है प्रति, तो ये क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजीवन, आ, ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, एक अव्यय आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये प्रत्यय है, ठीक है, क्या है, प्रत्यय है। क्या आगे, प्रत्यय। पहला पद अव्यय होता है, जैसे यहाँ पर देखो, अब आजीवन, जीवन भर हो गया, ठीक है, भर पेट हो गया, ठीक है, भर आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी क्या है, अव्यय है, ठीक है। आमरण आ गया, आ गया, ठीक है। यानी कि परीक्षा में ट्रिक देख लो कि यथा, प्रति, भर, अन्न, अनु, हर दिखे तो दिखे तो पहले अव्ययी भाव सोचें। यानी कि जहां पर भी यथा, प्रति, भर, अनु, हर दिखे तो वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएंगे आपके, अव्ययी भाव समास। समझ गए। तो अब यहाँ पे हम दूसरा देख लेते हैं, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। पहले क्या था, पहले समास में क्या था, पहले पहला पद अव्यय आ रहा था, ठीक है, लेकिन दूसरे समास में क्या होगा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है। कौन सा पद प्रधान हो, पहला नहीं होगा, पहला नहीं, दूसरा। मेन शब्द कौन सा होगा, दूसरा होगा, दूसरा पद प्रधान हो और विग्रह करने पर क्या है, यानी कि अलग करने पर क्या है, कारक चिन्ह आए, को, से, के लिए, का आदि आए, कारक हमने पीछे पढ़े हैं, तो ये चिन्ह आए। जहां भी ये कारक चिन्ह दिख जाएंगे आपको और दूसरा पद प्रधान दिख जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास। तो पहचान, यदि विग्रह में को आएगा, से आएगा, के लिए आएगा, का, के, की, मैं, पर, ये शब्द आपको जहां भी दिखेंगे, जहां भी, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब यहां पर देखिए, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भी कितने हैं, 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के भी कितने हैं, 6 भेद। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। 6 भेद अब कौन कौन से हैं, पहला आता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष यानी कि देखो, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म आ गया वो वाला, ठीक है, कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ क्या आता है, को आता है ना, तो को कारक का लोप, ठीक है, जहां भी को कारक का लोप होगा तो वो होगा तत्पुरुष समास। उसका कौन सा भेद होगा, कर्म तत्पुरुष। जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब यहाँ पे को आ रहा है तो ये कौन सा है, ये कारक है, ठीक है, कारक है, कौन सा है, कर्म कारक है, ठीक है, ठीक है। और तो ये तत्पुरुष समास में कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। वैसे ही यहाँ पर यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को आ रहा तो सीधा सा हमारा कर्म तत्पुरुष है, यश को प्राप्त, या सीधा तत्पुरुष है। तत्पुरुष का कौन सा भाग है, कौन सा भेद है, कर्म तत्पुरुष, क्योंकि को आ रहा है, और तो को किसका है, कर्म कारक का, ठीक है। वैसे ही कारण तत्पुरुष, पहले जैसे होते थे, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, ठीक है,
तो वैसे ही यहाँ पर अब कर्ण तत्पुरुष में से और द्वारा का लोप होगा। ठीक है, यहाँ पे से और द्वारा का लोप हो जाएगा। जैसे हस्तलिपि, हाथ से लिखित, ठीक है, तो से आ गया। ठीक है, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तो किसका लोप हो रहा है? शोक, शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। लोप किसका हो रहा है? शोक और ग्रस्त आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? शोक और ग्रस्त, शोक ग्रस्त। लोप किसका हो रहा है? से हो रहा है। और से कौन सा कारक है? कर्ण कारक। तो यानी ये कौन सा है? तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, वैसे ही हाथ प्लस लिखित, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? हस्तलिखित। किसका लोप हो रहा है? से का। इस प्रकार से ये आ गया आपका कर्ण तत्पुरुष समास। फिर आ गया संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ पे संप्रदान के लिए आएगा, के लिए का लोप होता है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यहाँ पे गुरु और दक्षिणा मिला तो बन गया गुरु दक्षिणा। लोप के किसका हो रहा है? के लिए। और के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान, संप्रदान कारक है। तो ये क्या आ गया आपका? जहां पे इसका लोप हो रहा है तो ये आ गया संप्रदान तत्पुरुष समास। यानी कि जहां भी आपको कारकों का लोप दिखेगा वो कौन सा होता है? वो तत्पुरुष समास होता है। ये बात आप याद रखेंगे। रसोई घर, रसोई के लिए घर। फिर आपादान तत्पुरुष से अलग, यानी से रहित लोप। ठीक है, धनहीन, धन से हीन। ठीक है, भय मुक्त, भय से मुक्त। ठीक है, किसी चीज से रहित है। ठीक है, किसी चीज का लोप है। यहाँ पे से का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। जैसे धनहीन, धन और हीन बन के बना धनहीन। भय मुक्त, भय और मुक्त बना भय मुक्त। तो से का लोप हो रहा है। और से कौन सा? अपदान कारक। तो ये अपदान तत्पुरुष में आ जाएगा। वैसे ही आपका आता है संबंध तत्पुरुष। क्या आता है? संबंध तत्पुरुष। यहाँ पे संबंध होगा, यानी का के की का लोप होगा। जैसे यहाँ पर देखो, राजा का पुत्र, गंगा का जल, हिम का आल्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राजा पुत्र। ठीक है, राजपुत्र। तो किसका लोप हो रहा है? का का लोप हो रहा है। ठीक है, अब का आ रहा है तो ये क्या है? तत्पुरुष समास। ऐसे आपको समास पहचानने हैं। ठीक है, फिर वैसे ही हमारा आ जाता है अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण में पर का लोप होता है। ठीक है, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। ठीक है, हमने पढ़ा था कारकों में कि अधिकरण के बाद क्या होता है? अधिकरण में पर। तो मैं पर का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष में भी। जैसे कि वनवास, वन में वास, वन और वास बना तो क्या बन गया? वनवास। लोप किसका हो रहा है? मैं का। ठीक है, और मैं कौन सा कारक है? अधिकरण में। तो ये कौन सा तत्पुरुष हो गया? अधिकरण तत्पुरुष। वैसे ही गृह प्रवेश हो गया, गृह में प्रवेश। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास और उसके 6 भेद। कौन कौन से थे? कर्म तत्पुरुष था। ठीक है, फिर उसके बाद कर्ण तत्पुरुष आया। ठीक है, फिर संप्रदान तत्पुरुष आया, फिर आपदान तत्पुरुष आया, फिर संबंध तत्पुरुष आया, फिर अधिकरण तत्पुरुष आया। ठीक है, फिर अब तत्पुरुष याद करने की ट्रिक। को, से, के लिए, से, का, में। ठीक है, को, से, के लिए, से, का, में। यानी कि को आ गया कर्म, से आ गया कर्ण, संप्रदान आ गया के लिए, से आ गया अपदान। ठीक है, का आ गया संबंध, और मैं आ गया अधिकरण में पर। इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। आप सबसे पहले मैंने ये याद रखो कि जहां भी कारकों का लोप हो या कारक शब्द दिखे तो वह तत्पुरुष समास होगा। ये चीज आप याद रखेंगे कि जहां भी कारकों का लोप हो या कारक शब्द दिखे वह तत्पुरुष समास होगा। अब कुछ पीवाईक्यूज देख लो। पीवाईक्यूज में कौन कौन से शब्द आए थे? राजपुत्र आया था। ठीक है, तो राजा का पुत्र। ठीक है, ये संबंध बता रहा है, संबंध तत्पुरुष। वैसी वनवास, वन में वास। ठीक है, अधिकरण में पर, अधिकरण तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, संप्रदान, गुरु की दक्षिणा, यानी गुरु, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, गुरु दक्षिणा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष आ गया। धनहीन, धन से हीन, अपदान से तत्पुरुष। ठीक है, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, से है कर्ता ने कर्म को कर्ण ने से द्वारा। ठीक है, कारण। ठीक है, तो ये क्या आ गया? कारण तत्पुरुष। वैसे ही हमारा तीसरा आ जाता है कर्मधारय समास।
कौन कौन से समास पढ़े हमने? समास क्या होता है वो जाना। उसके बाद हमने सबसे पहला समास कौन सा पढ़ा? अव्ययी भाव समास, जहाँ पे पहला शब्द अव्यय होता है। फिर पढ़ा हमने दूसरा तत्पुरुष समास, जहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है और कारकों का लोप या कारकों का प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर अब तीसरा हमारा चल पड़ा है, ये है कर्मधारय समास। परिभाषा जान ले आप इसकी, कि जिस समास में विशेषण और विशेष्य या उपमान या उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय कहते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है कि जिस समास में विशेषण और विशेष्य, ठीक है, क्या है? विशेषण और विशेष्य। विशेष्य यानी जिस चीज की विशेषता बताई जाती है, और विशेषण होगा जो विशेषता बताई जा रही हो, बताई जा रही हो। ठीक है। तो विशेष्य हो गया जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण हो गया जो विशेषता बताई जा रही है। वैसे ही आपका उपमान और उपमेय। उपमेय क्या हुआ? जिस जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है। उपमान जिसकी जो विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। संबंध होता है इन दोनों में। ठीक है। विग्रह करने पर क्या आएगा? जो आएगा वही आएगा, रूपी आएगा, समान आएगा, जैसा आएगा। ये शब्द याद रखना कि विग्रह करने पर क्या आएगा। जैसे कोई मान लो कर्मधारय समास का कोई शब्द है, ठीक है, उसका हम जब विग्रह करेंगे, उसका जब हम खंडन करेंगे, तो कौन कौन से शब्द निकलेंगे? जो निकलेगा वही निकलेगा, रूपी निकलेगा, समान निकलेगा और जैसा निकलेगा। आगे हम विशेषण और विशेष्य कर्मधारय। ठीक है। उदाहरण। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नील कमल, नील कमल, ये एक है अभी। ठीक है। तो ये क्या है? समस्त पद। जब ये अलग हो जाते हैं तो इस विग्रह हो जाता है इनका, तो वो क्या होता है? विग्रह पद, यानी नील कमल। अर्थ हुआ कि नीला है जो कमल। ठीक है। तो यहाँ पे जो आ गया। ठीक है। तो क्या आ गया? ये कौन सा? कर्मधारय समास। वैसे ही महान पुरुष, ठीक है, महापुरुष है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको अलग करके विग्रह करके क्या आ गया? महान पुरुष, यानी कि महान है जो पुरुष। सिंपल। उसी प्रकार सज्जन। ठीक है। सज्जन को विग्रह करके क्या लिखेंगे? सत प्लस जन, यानी कि सत जन। सही है यो, या सच्चा है जो जन। ठीक है। वैसे ही उपमेय, उपमान और उपमेय। ठीक है। अब देखो यहाँ पे उपमान और उपमेय में क्या आएगा कि जैसे समस्त पद है हमारा चंद्रमुख, चंद्रमुख है। फिर यहाँ पे विग्रह करने के लिए क्या आएगा? चंद्रमा के समान मुख। ठीक है। क्या हुआ? चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। वैसे ही आगे चलो कमल नयन। ठीक है। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। ठीक है। तो ये शब्द आ रहे हैं जो हमने ऊपर भी ये डिस्कस किए थे। ये शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखते हैं। ठीक है। चंद्रमा के आ रहा है। ठीक है। यानी कि चंद्रमा जैसा। ठीक है। जैसा तो आ ही रहा है, चंद्रमा जैसा मुख। ठीक है। कमल नयन, कमल जैसे नयन। ठीक है। या कमल के समान। ठीक है। समान आ रहा है तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? कमल नयन, यानी कि कर्मधारय समास, जहाँ पे तुलना की जाती है। ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन। फिर सिंह पुरुष, सिंह के समान पुरुष। समान आ रहा है, समान आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है। ये जो समान समान आ रहा है, इस पे आप ध्यान देंगे कि ये भी समान आया। ठीक है। समान, समान, समान। तो ये जहां पर भी ये शब्द दिखे तो वो क्या हो जाता है? कर्मधारय। यानी कि कर्मधारय में किसी के साथ किसी चीज की तुलना की जाती है। ठीक है। अब कर्मधारय और बहुब्री में एक अंतर याद रखिए, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है कि
बच्चों को कई बार एग्जाम्स में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको पहले आप क्लियर करते हैं कि कर्मधारय क्या है, नील कमल, ठीक है, नीला कमल, ठीक है। स्वयं कमल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नील कमल, ठीक है, स्वयं कमल की बात हो रही है तो कर्मधारय, ठीक है। वैसे ही नीलकंठ, ठीक है, नीला नीला कंठ वाला शिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नील कमल, यहाँ पे कमल की स्वयं बात हो रही है कि कमल कैसा है, नीला है, ठीक है, नीला है जो कमल। वैसे ही यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि में क्या होता है, तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे नीलकंठ है, ठीक है, नीला कंठ वाला, तो ये किसी का वो निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। नीले कंठ वाला कौन है, शिव है। इस संसार में नीले कंठ वाला कौन है, एक ही तो है, शिव, ठीक है। किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा हो तो वो होता है बहुव्रीहि समास। तो इस बात को आप याद रखेंगे। कर्मधारय में होती है कम, जैसे नील कमल दूसरे शब्द की बात की प्रधानता या बात होती है, लेकिन नीलकंठ कंठ में क्या होता है, तीसरा व्यक्ति का बोध होता है। वैसे ही PYQs आप देख लीजिए, नील कमल कर्मधारय समास, महापुरुष महान है जो पुरुष कर्मधारय समास, ठीक है। चंद्रमुख चंद्रमा के समान कर्मधारय समास, ठीक है। कमल नयन कर्मधारय समास, ठीक है। फिर ये आप देख लीजिए यहाँ पे यथा प्रति या भर, यानी कि ये जो उपसर्ग होते हैं, ठीक है, उपसर्ग हैं ये, ठीक है, उपसर्ग हैं। उपसर्ग, जहाँ पे भी उपसर्ग दिख जाए आपको यथा प्रति भर, वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव, यानी कि जहाँ पे अव्यय दिख जाए, ठीक है, जिस शब्द में, वो होगा आपका अव्ययी भाव समास। फिर वैसे ही कारक शब्द दिख जाए जहाँ पे को, से, के लिए, का, में, वो होता है तत्पुरुष समास। फिर वैसे ही विशेषण प्लस विशेष्य, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होता है वो होता है कर्मधारय, यहाँ पे तुलना की जाती है किसी चीज के साथ, ठीक है। लास्ट में रिवीजन देख लीजिए आप, यथा प्रति अव्ययी भाव समास, ठीक है। कारक चिन्ह जहाँ पे आएंगे वो तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। विशेषण शब्द जहाँ पे आएंगे वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो ये पढ़े हमने समास के आज 3 भेद। कौन कौन से भेद पढ़े हमने, पहला पढ़ा हमने, कितने भेद होते समास के, 6, तो 6 में से हमने आज 3 पढ़े, ठीक है। पहला कौन सा पढ़ा, अव्ययी भाव। दूसरा पढ़ा हमने तत्पुरुष समास समास। और तीसरा पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, तीसरा पढ़ा जो हमने वो है कर्मधारय समास, ठीक है। तो आज के लिए हम आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, तीन समास के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। बाकी 3 अगले समास जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए आप इस कक्षा में ये जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए, ठीक है, इसको आप दोबारा से वीडियो पॉज करके दोबारा देखिए, ठीक है। कहीं पे समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ठीक है। जो 3 समास हमने किए हैं इन पे प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम अगला कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।